नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बात तो हम करेंगे पाकिस्तान की दाखिली सियासत की, पाकिस्तान के दाखिली सियासी जो मसाइल हैं हुकूमत और अपोजिशन के, और बजट के हवाले से क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, किस किस्म की तनकीद हो रही है, इन्हीं तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की अंदरूनी दाखिली सियासत की तरफ चलूँ अपने गेस्ट के साथ, मुझे जिक्र करना है उस इंतहाई अहम डेवलपमेंट का जो बरसगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस वक्त रूनुमा हो रही है, जिसका ताल्लुक मकबूजा जम्मू और कश्मीर से है, जहाँ की लीडरशिप जो कश्मीरी लीडरशिप है पार्टीज़ की, जो 2 बरस से तकरीबन नज़रबंद थी, जिसे उर्फ़ आम में इस वक्त पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन कहा जाता है, उससे कल हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक बाकायदा मुलाकात कर रहे हैं। 2 बरस कैदोबंद में रखने के बाद ये पहली दफ़ा है कि नरेंद्र मोदी को इस लीडरशिप से मुलाकात करने का ख्याल आया है। ये ख्याल उनको क्यों आया है, इसके बारे में बहुत सा एनालिसिस जो है वो तो बहुत डिटेल है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि गुपकर डिक्लेरेशन वो था जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पे सितंबर 2019 में लीडर्स ने इकट्ठे होकर कहा कि हम 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को नहीं मानते, हमें रियासत वापस चाहिए, आर्टिकल 370 चाहिए, हमें यहाँ पे 35A चाहिए, हमें स्टेटस को वापस चाहिए। ज़ाहिर है हुकूमत इसे नहीं माना। अब फिर क्यों इसको मान रही है? आम कयास यह है कि खित्ते के बदलते हालात, जिसमें चीन के साथ हिंदुस्तान का जो कुछ एक गलवान के ऊपर जो कुछ हुआ, जिस तरह से एक स्टैंड ऑफ हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बहुत शर्मिंदगी का, शिकस्त का सामना करना पड़ा, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का विड्रॉल, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का आना, उनका एक मुख्तलिफ तरीके से देखना, ये वो तमाम चीज़ें हैं। और फिर ये ख़तरा भी कि शायद पाकिस्तान के साथ अमरीका के ताल्लुकात कोई बेहतर ना कहीं हो जाए। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक है इस वक्त कश्मीर में जो सूरत हाल बदल रही है। बहरहाल हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन लम्हा है पाकिस्तान, लम्हा फ़िक्रिया ये है पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए, हुकूमत के लिए, फ़ॉरेन ऑफिस के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या पोजीशन जो है इस पर इख्तियार करनी है, जिसके बारे में पाकिस्तान में कोई सियासी डिबेट नहीं हो रही। और मैं चाहूँगा कि अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ ज़रा सा मैं इसको ज़रूर आज टच कर लूँ। मुझे स्टूडियोज़ में इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। और खुर्रम दस्तगीर साहब आज यहाँ शुरू करते हुए बहुत ही इसलिए बहुत यानी रेलेवेंट हो जाता है कि खुर्रम दस्तगीर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू खुर्रम दस्तगीर साहब। और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे चंद लम्हों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, वो भी मुझे यहीं स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से शुरू करता हूँ। खुर्रम साहब, ठीक है कि आपके और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान सैकड़ों किस्म के इख्तलाफात हैं, प्रिंसिपल इशूज़ हैं, बहुत सी चीज़ों पर आपका झगड़ा है, लेकिन कश्मीर के हवाले से, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से ज़ाहिर है कि पार्टी पॉलिटिक्स से बुलंद होकर ज़रूरत है कि आपकी हुकूमत और बाकी जमातों में एक कंसेंसस डेवलप हो कि अब जब ये तब्दीलियाँ आ रही हैं तो पाकिस्तान की सियासत को क्या इस पर डायरेक्शन क्या इख्तियार करनी है। देखिए, कंसेंसस तो तब डेवलप होगा जब हमारे आपस में कम्युनिकेशन होगी, रवाबित होंगे। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले 4 माह से, चूँकि मैं कश्मीर कमेटी का भी रुकन हूँ, तो पार्लियामेंट्री कश्मीर कमेटी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैंने बाकायदा एक रिटन एजेंडा 5 आइटम्स का वहाँ सबमिट किया हुआ है कि भी अज़राए करम वज़ीर ख़ारजा आएँ और हमसे बात करें। बस एजेंडा क्या है? 5 फरवरी को कश्मीर डे पे वज़ीर आज़म कोटली गए और वहाँ उन्होंने एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर अगर हमें मिल जाता है तो मैं उनको ऑफ़र करूँगा कि वो आज़ाद भी हो जाए। इंडिपेंडेंस की ऑफ़र कर दी उन्होंने। किसको? कश्मीर सारे को? नहीं, कश्मीर को। उन्होंने कहा कि अगर जब आफ्टर द वट एवर प्लेबिसिट होना है, जो रायशुमारी होगी, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ औकात पे इस तरह के बयान आते हैं जिससे हम ये चाहेंगे कि वज़ीर ख़ारजा आए। लेकिन अब 4 महीने हो गए हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। एक आपकी डिमांड है कि वज़ीर ख़ारजा जो है सारी पार्लियामेंट को और ये की सिलेक्ट कमेटी पहले तो कश्मीर कमेटी से आगे बात करें ना। मसलन आज कश्मीर कमेटी की मीटिंग थी और आज भी मैंने ये मामला उठाया कि वज़ीर आज़म ने जो HPO को इंटरव्यू में कनेक्ट किया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरेंट को कश्मीर की सेटलमेंट से। इसका क्या मतलब है? लव सेटलमेंट का क्या मतलब है कि अगर वो हल हो जाता है तो क्या हम अपना न्यूक्लियर डिटरेंट ख़त्म कर देंगे, या न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की कंडीशन हमने बता दी है अपनी? इस तरह के जब बयानात मुस्तकिल तौर पर आते हैं और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन या तो होने चले कश्मीर कमेटी में, नहीं तो फॉरेन अफेयर्स कमेटी में आ रही है, या डिफेंस कमेटी में आ रही है, या पार्लियामान में आकर वज़ीर आज़म जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, नई बातें हैं। अब क्या करना चाहिए? जो मतलब एक बहुत बड़ा जो आई थिंक एक जो तजाद है वो ये है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एक से ज़ायद दफ़ा बार बार कहते हैं हम हिंदुस्तान से उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक हिंदुस्तान 5 अगस्त को रोल बैक नहीं करता।
हाँ, आप समझते हैं कि इस पोजीशन को चेंज करना चाहिए? जी नहीं, वजीर आजम खुद चेंज करते हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ हमें यह बताया गया, ये चेंज तो हिंदुस्तान में आ रही है। सुनिए, एक तरफ कहा कि जी हम बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हमें बताया गया कि जी वो बातचीत के नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हो गया। किसने बात की है, कैसे बात की, कोई क्लैरिटी नहीं है। उससे जो है ना जी, वो कहते हैं इट गेट्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड ईच टाइम। जब वजीर आजम ने एक और इंटरव्यू दिया जो रॉयटर्स को दिया 3 हफ्ते पहले, और उसमें फरमाया कि हिंदुस्तान अगर रोड मैप भी दे दे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो वजीर आजम अपनी बात पर रोड मैप तो आ रहा है कि इंडिया की तरफ से? नहीं, रोड मैप अभी तो कुछ नहीं है ना। अब अव्वल तो हम ये समझते हैं कि सिर्फ रोड मैप के वादा पर हमें जो है ना वो जंप नहीं करना चाहिए। और ये बात जो आपने की कि ये जो पीपल्स अलायंस फॉर गॉपकार डिक्लेरेशन है, ये हमें याद रखना है कि ये सब भारत नवाज पार्टीज हैं। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए कर रही हैं। हमारा जो असल मुद्दा है वो ना 370 है ना 35 है। हमारा मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। इट इज द इलीगल ऑक्यूपेशन दैट इज द इशू जिस पे हमें दुनिया को फोकस करना। सर वली, मैं कोई पैराडाइम यहाँ इम्पोज नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की हुकूमत इस किस्म की मूव्स कर रही है वहाँ की कश्मीरी लीडरशिप से, जिसको बज़ाहिर वो इस वक्त उनके खिलाफ सफ़े आ रहा थी। लेकिन खुरम बिल्कुल सही कहते हैं कि ये प्रो दिल्ली पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो गुपकार डिक्लेरेशन के नीचे इकट्ठी हुई हैं। ये जो अब इस वक्त हिंदुस्तान में मूव हुई है, इस पे तहरीक इंसाफ, PMLN, PPP जो 3 बड़ी पार्टीज हैं, आप लोगों को कोई शायद सेमिनार करना चाहिए या कोई APC करनी चाहिए या मिल के बैठना चाहिए, मे बी बिहाइंड क्लोज डोर्स, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जी आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया तो मैं आपकी तमहीद नहीं सुन सका। लेकिन इस मखसूस मामले पर जो आप ये बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में इसके बारे में क्या करना चाहिए, आई एम प्लीज़ टू रिपोर्ट टू यू। बल्कि मैं फ़ोन में देख रहा था क्योंकि मैं उससे पहले ऐवान छोड़ के आपके प्रोग्राम में आ गया। अच्छा, अभी एक मुत्तफ़िका करारदाद अच्छा सेनेट में मूव हुई है, उसकी एडजर्नमेंट से आज पहले, ठीक है, जिसकी कश्मीर के हवाले से इसी मौजू के ऊपर कि 24 जून को जो फाशिस्ट गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की है उसने एक मीटिंग बुलाई हुई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है, ठीक है, टू डिस्कस द पोस्ट 5 अगस्त 2019 सिनेरियो। ठीक है, और ये हाउस रिजॉल्व करता है और उसमें 4-5 चीज़ें, वो एक्चुअली ड्राफ्ट मैंने ही किया। ठीक है, ये कंसीव की थी सेनेटर डॉक्टर ज़रकास और वर्दी तैमूर ने। उनका ताल्लुक कश्मीर से है, उनके वालिद ने कश्मीर पर किताब भी एक लिखी हुई है, ट्रेजेडी इन कश्मीर। उनके वालिद बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट रहे हैं। जी बिल्कुल। और उस पर दस्तखत हैं मुशाहिद हुसैन साहब के फ्रॉम PMLN एंड मेरे और डॉक्टर ज़रका के अलावा मुशाहिद हुसैन साहब के और सेनेटर शहरी रहमान के। सो PPP, PMLN एंड PTI। और उसमें जो 5 शिकें हैं वो इस तरह ही है कि जी सबसे पहले तो जी वो जो ग्रोसली इलीगल एक्शन ली गई है उसकी सबसे पहले तो ये कॉल अपॉन किया गया है, दिस हाउस ने कॉल अपॉन किया कि जो भी कश्मीर का लोगों का वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उसको रीइटरेट किया गया है और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक वो एक्सरसाइज की एनेबलमेंट की जाए। दूसरा कि 5 अगस्त से पहले की सिचुएशन पर रिवर्ट किया जाए। ठीक है। तीसरा बेसिकली ये हमारी पोजीशन, बिल्कुल डेमोग्राफिक चेंजेस को जो है वो रोका जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए और फिर सलूट किया कश्मीरी कौम। अच्छा, मैं सारी करारदाद अभी मैं चाह रहा था अभी चंद मिनट पे टच कर लें। अब थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर में ये नहीं कहना चाहिए था, कभी न्यूक्लियर इशू पे वो कुछ कह देते हैं। एक आम तासुर है कि वज़ीर आज़म जिस लेवल ऑफ पोजीशन पे हैं वहाँ कुछ थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हैं। अभी जो कंट्रोवर्सी उनकी बहुत से चुनाव में चल रही है वो पोजीशन भी थोड़ी सी देख लेते हैं। मरियम नवाज साहिबा का क्या कहना है वज़ीर आज़म के एक HBO के इंटरव्यू के हवाले से? जो बात इमरान खान साहब ने की है वो इन इटसेल्फ एक मुजरिमाना सोच की अक्कास है। तो रेप अपॉलजिस्ट जो हैं इनकी जान, इनके जो इस किस्म की सोच है उससे पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए। जो छोटे बच्चे ज़्यादती का निशाना बनते हैं, जो छोटी बच्चियां जैसे वो ज़ैनब थी, या वो जो मोटरवे पे खातून जिनका रेप हुआ उनके बच्चों के सामने, क्या वो इसलिए हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कपड़े पहने हुए थे? आपको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए कि आप मुजरिम को वैलिडेट कर रहे हैं और मजलूम को उसका इल्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, सेनेटर वली साहब, मैं डेफिनेटली नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुजरम को या किसी रेपिस्ट को वैलिडेट कर रहे हैं। मुझे ख़तरा ये महसूस होता है कि प्राइम मिनिस्टर जिस लेवल पे हैं हिस्ट्री के, मतलब एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ 22 मिलियन 2.5 करोड़ सवा यानी 22 करोड़ लोगों के वज़ीर आज़म की हैसियत से वो रेस्ट्रेन नहीं करते अपने आप को बोलते, सो वो कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। ये मतलब उनको कोई समझाए, कोई आपकी पार्टी में कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि क्या कहना है क्या नहीं कहना।
नहीं देखें जी, एक तो इनकी बातों को बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है। मैं पहले तो इंटरव्यू भी पूरा रिलीज हुआ, अजीब सा इंटरव्यू दे दिया प्राइम मिनिस्टर ने। सबसे पहले तो जिसके टुकड़े रिलीज हो गए, इंटरव्यू नहीं रिलीज हो। नहीं, वो पूरा इंटरव्यू देखे ना, वो तो खैर एक अलग बात है कि 80 मिनट का वो इंटरव्यू था और उसको 13 मिनट पे एडिट किया गया, जो कि जब उसको नशर किया उस चैनल ने, और वो भी एक टेकअप हो रहा है अलहदा से। जो इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें की वो भी उसमें नहीं आई एट्सेट्रा, जो वहाँ की फाशिस्ट गवर्नमेंट और वो हिटलर वर्शिप और क्या कुछ उनका है। बट लेट मी फर्स्ट गो बैक टू, क्योंकि इन्होंने खुर्रम साहब ने वो हवाला दिया जब कश्मीर के बारे में बात हुई थी, जो इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की थी कि वो आज़ादी, वो उन्होंने महज पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 257 के अल्फाज को दोहराया था। वो क्या है? उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जब कश्मीर जो है का सूबा जम्मू एंड कश्मीर जब पाकिस्तान को एक्सीड कर जाता है तो पाकिस्तान और उसके रिलेशंस तय उसी के मुताबिक होंगे जो कि वहाँ के लोगों की मर्जी होगी। उन्होंने ये भी कह दिया रिसेंटली कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पोस्चर की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सिर्फ के कश्मीर। तो मैं एग्जैक्ट अल्फाज सुना दूं ताकि कंफ्यूजन हो। इमरान खान साहब ने फरमाया, The moment there is a settlement on Kashmir, we will not need to have this nuclear deterrent. Exact word. मुझे इस पे भी थोड़ी सी परेशानी है। देखें जी, उसका देखें, अब हर शख्स अपनी मर्जी का मतलब उसका निकालेगा। मतलब क्या निकलता है मैं इसका देखें, हम डीन्यूक्लियराइज कर देंगे। नहीं, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। ये उन्होंने कहा कि हम इस प्रोग्राम को अबैंडन कर देंगे। तो क्या करें, डिटरेंस ही चाहिए होगा। उन्होंने कहा नहीं, डिटरेंस की जरूरत रहेगी नहीं। देखें, फ्लैश पॉइंट, जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है जिसके ऊपर दुनिया भर के जो रिसर्चर्स लिखते हैं, और मैं अल्फाज को, क्या मेरे जहन में इतने एम्बेड हो गए हैं, विच रेजेस द स्पेक्टर ऑफ न्यूक्लियर वॉर इन साउथ एशिया, वो क्या है? वो कश्मीर है। वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, ये मफरूजे की बात है ना। अगर वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना रहे तो वो जंग का जवाब नहीं रहता। अब देखें ना, फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन्होंने डिसार्म तो नहीं किया। इंग्लिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स, उन्होंने डिसार्म तो नहीं किया। लेकिन वो एक लिहाज से वो रिडंडेंट ही हैं। कहने का मतलब उनका यही था कि भाई अगर वो एक हमारा फ्लैश पॉइंट जो है, एक ही कोर डिस्प्यूट है ही एक, और अगर वो खत्म हो जाता है तो उसमें फिर वो जंग की जो खतरा है और वो डिटरेंट जो है। लेकिन ये मैं आपको अर्ज कर दूं, ये सवाल किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी आया है। देखें, ये सबको इल्म है कि पाकिस्तान और इंडिया का कन्वेंशनल इतना इम्बैलेंस है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई अबैंडन नहीं करेगा। लेकिन ये जरूर है कि जब वो जंग की जवाब नहीं रहता तो उसकी फिर वो उसी तरह का न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो इंग्लैंड का है। देखिए, फ्रांस किससे जंग लड़ रहा है? इंग्लैंड किससे जंग लड़ रहा है? मैं सेनेटर साहब को, लेकिन फ्रांस डीन्यूक्लियराइज तो नहीं हुआ। बहुत एहतराम, इन्होंने न्यूक्लियराइज होने की बात तो नहीं, लेकिन ही इज ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। पाकिस्तान ने आज तक अपने तमाम न्यूक्लियर जो पोस्चर है, जो हम स्टेटमेंट से जो करते हैं, कभी भी उसको कश्मीर से लिंक नहीं किया। इनफैक्ट इंडिया स्पेसिफिक भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि इट्स ए डिफेंसिव अम्ब्रेला अगेंस्ट इंडिया स्पेसिफिक भी नहीं है हमारा। हम ये कहते हैं, नहीं, हम ये कहते हैं कि इंडिया इंडिया के एक्शंस की वजह से हमें ये डिफेंसिव अम्ब्रेला रेज करना पड़ा। 73 में उन्होंने अपना किया, हमने ये रेज किया है। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि जी अगर हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुक ठीक हो जाते हैं तो हमें हम घास भी खा लेंगे, बम बनाएंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नहीं, तो वो नहीं, इशू ये है, देखिए, न्यूक्लियर पावर जो है वो एक ऐसा सेंसिटिव और ऐसा कीमती एसेट है पाकिस्तान का जिसको लाइटली आप ट्रीट नहीं कर सकते। इमरान खान साहब इससे पहले भी एक दफा लाइटली ट्रीट कर चुके हैं। अच्छा। सितंबर 2019 में लाहौर में एक सिख कन्वेंशन हो रहा था, वहां इन्होंने बगैर कंसल्ट किए कहा कि पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पे जाएगा, कि हमें कोई जरूरत नहीं, हम न्यूक्लियर पे पहले अटैक करें। उसके 2 दिन बाद फिर DGISPR को कहना पड़ा कि नहीं, पाकिस्तान की ये पॉलिसी नहीं है। इसी तरह आज जो वजीर दाखिला हैं मोहतरम, अब आप इसको जोक समझें, ये ऑन रिकॉर्ड है कहीं कि जी 2.5 किलो का बम भी है, जो कह रहे थे 3 पाव के बम, वो वजीर जो कह रहे थे डोनाल्ड रॉबर्ट्स। हाँ, आधा पाव भी, आधे पाव का भी बम है। देखिए, न्यूक्लियर डिटरेंट बड़ा सीरियस इशू है। वो टैक्टिकल वेपन्स की बात कर रहे थे, जो भी कहें, लेकिन इस गवर्नमेंट का, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर खान, अब 2 दफा पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरेंट के ऊपर गैर जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं। अजराए करम ख्याल से बात करें, और अगर 15 मिनट का इंटरव्यू है तो 20 मिनट का दे दें, 82 मिनट का ना दें। मैं ब्रेक ले लूं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा थोड़ा सा मजीद हम इस पे बात कर लें कि कैसे हमारे जो की लीडरशिप है वो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स और बयानात देती है और सोचे समझे बगैर बोलती है। मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम से पहले भी यही बात हो रही थी कि जो लोग
इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं, पब्लिक ऑफिस पे होते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे होते हैं, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने अल्फाज को और अपनी जो कुछ वो बोलते हैं मैनर और स्पीच को देखें। ख्वाजा आसिफ साहब ने डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा के बारे में क्या कहा? इससे वज़ीर आज़म का गुनाह कम नहीं हो रहा। आप ख्वाजा आसिफ का आधा घंटा चला लें, जो वज़ीर आज़म ने बहुत ही नहीं कम तो नहीं ट्रबलिंग स्टेटमेंट दी है। देखिए, जो रेप का इशू है अभी आपके सामने हो गया ना, देखिए मर्द रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे रेप हो रहे हैं इस मुल्क में, बल्कि ज्यादा तादाद उन लोगों की है। मदरसों में तालिब इल्म रेप हो रहे हैं, उनमें से किसने कम कपड़े पहने हुए थे? किसी ने कम कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो वज़ीर आज़म को अपने जहन में थोड़ी सी दुरुस्तगी की जरूरत है कि एक ऐसा इशू जो कि अब खुल गया है सामने पाकिस्तान में। अब ये सारे मामला जो पहले हम शायद डिस्कस नहीं करते थे, अब वो खुलकर सामने, बिकॉज सोशल मीडिया में वीडियोज आ जाती हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जो बात है कि देखिए, जरा सी भी जस्टिफिकेशन कि रेप जस्टिफाइड है इस वजह से कि खातून के कपड़े कम थे, ये बिल्कुल गलत आइडिया है और इसको रिजेक्ट करना चाहिए और बेहतर था वज़ीर आज़म खामोश रहे। मैं इसके हवाले से कई ट्वीट भी कर चुका हूं। पर्दे का, कपड़ों का रेप से कोई ताल्लुक नहीं है। रेप इज एन एक्ट ऑफ पावर। मैं कह रहा हूं कि जो लैंग्वेज है, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब भी डिफेंस मिनिस्टर्स जो उन्होंने एक फेलो मेंबर पार्लियामेंट के बारे में ये कह दिया कि भाई ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह सारा कुछ है। इसे ये कैसे हम एजुकेट करें पॉलिटिशियंस को कि आपने अपनी स्पीच को देखना है? देखिए, बाज़ ऐसी बात हो जाती है, आपको ये भी चलाना चाहिए था कि ख्वाजा साहब ने उसी फ्लोर पर खड़े होकर अपोलोजाइज भी किया एक दो दिन के बाद। सुनिए ना, बात यही है कि जिनको ये समझ है वो ये करते हैं, वो अपोलोजाइज। एक साल के बाद दोबारा उसको फिरदौस आशिक़ को डंपर, वो अगर वो कहलाते सब्जेक्ट है फिरदौस आपा के मामला, पूरा मुल्क देख ही चुका है किस किस्म के। इशू ये है कि हमें ऐसी जबान किसी नहीं यूज करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जबान इस्तेमाल करने में और रेप जस्टिफाई करने में जबान की गलती है ना? नहीं, वो कौन सा बहुत बड़ा गल्फ है। आप एक तरफ कह रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवानों को ये कह रहे हैं कि जी अगर खातून ने कम कपड़े पहने हुए हैं तो आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के नौजवान जानवर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी है कि हमें ये देखना है कि यहाँ मर्दों के रेप हो रहे हैं, यहाँ छोटे बच्चियों के रेप हो रहे हैं और ज्यादा तादाद उनकी है। अच्छा, अब हमें इस पर गौर करना है। तो हमें इस पर ये जो सारा इशू है, ये सिर्फ यही है कि वज़ीर आज़म आकर कहें कि मैं मुझसे गलती हुई, मैंने ये बात की। ख्वाजा आसिफ ने भी अपोलोजाइज किया, वज़ीर आज़म भी कर सकते हैं अगर उनमें वो इखलाक की जरूरत हो। और लेकिन ज्यादा जो है, जिस चीज की माफी नहीं हो सकती, अच्छा, मैं फिर कहूंगा कि जो उन्होंने न्यूक्लियर और कश्मीर को जोड़ दिया वो उन्होंने गलत किया। लेकिन यह है कि वज़ीर आज़म इस प्राइम मिनिस्टर ने रेप के लॉस को स्ट्रेंथन किया है, डेफिनेशन को चेंज किया है। पिछले चंद दिनों में, महीनों में वर्जिनिटी जो टेस्ट था उस पर भी तब्दीलियाँ आ गई। तो पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज की गलती की। मैं सेनेटर वली साहब, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मामला कहाँ से आ रहा है? क्या ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं, ज़रा दिखाइए। क्या खदशे का इजहार किया खाकान अब्बासी साहब ने असेंबली के फ्लोर पर? जो किताब मारी गई, चाहे वहाँ से मारी गई, यहाँ से मारी गई, ये इस मुल्क में जमहूरियत को मारी गई। आप देखेंगे एक दिन आएगा, ये टीवी पर ये प्रोग्राम चलेंगे, ये फिल्में चलेंगी, जनाब ये जमहूरियत है। इस जमहूरियत से तो बेहतर आमरीयत है। बात यहां पर सदारती निज़ाम की चलती है। जब ये हमला हुआ, सोशल मीडिया पर क्या बात चली? सदारती निज़ाम लाया जाए, ये पार्लियामानी निज़ाम फेल है। ये मुल्क टूटा सदारती निज़ाम में था। इस हाउस में ये हिम्मत होनी चाहिए, चाहे उधर बैठे यहां बैठे हैं, एक रेजोल्यूशन पास कर दे, ये सदारती निज़ाम को एक दफा और हमेशा के लिए दफन कर दे इस मुल्क में। हमारा आईन पार्लिमानी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें क्यों ये खदशा महसूस हो रहा है कि आपकी हुकूमत कोई साजिश कर रही है सदारती निज़ाम लाने की? क्या वजह है इसकी? बार बार बात क्यों होती है? अब मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है, ये तो खुद ही वो बता सकते हैं। मुझे 1-1.5 मिनट दे दें पिछले टॉपिक पे जाने के लिए। मैं 2 ही जुमले बोलूँगा। पहला जो है, जो उन्होंने कश्मीर और न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो बात की खुर्रम साहब ने, मैं इन मौज़ूआत पर कल का बच्चा नहीं हूँ, मैं भी अपना सब्जेक्ट जानता हूँ। मैं डिफेंस कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ 2.5 साल। पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है वो नोन टू एवरीबडी है, वो है मिनिमम क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस। मिनिमम क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस। और मैं ये समझता हूँ, इन माई ओन ओपिनियन, नोइंग द सब्जेक्ट, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कोई ऐसी आज या कल या
माजी में ऐसी बात की हो जिससे ये डॉक्ट्रिन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या हम वल्नरेबल हुए हैं। ये मैं विद रिस्पेक्टफुली मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको बहुत ज़्यादा ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया गया है। जहाँ तक दूसरी बात है, कतई तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने रेप को जस्टिफाई नहीं किया, रेप को डिफेंड नहीं किया, एंड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एंड आई थैंक यू कि आपने पॉइंट आउट किया कि इस गवर्नमेंट ने जितनी सख्ती लाई है कवानीन में इस मामले के ऊपर, डेफिनेशंस चेंज कर दी, डेफिनेशंस चेंज की हैं, सजाएं सख्त की हैं, सब कुछ किया है। एंड आई थिंक अपोजिशन पार्टीज आल्सो हेल्प्ड। डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने उनको, अब मेरा शोबा ये हो गया है ह्यूमन राइट्स वाला कमेटी के हवाले से, तो डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने उनको थैंक भी किया था उस मौके पे ज़ैनब अलर्ट बिल जो था उसके हवाले से। सो आई थिंक एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और वो ज़्यादा बहरहाल वो बात लंबी हो जाएगी। मैं आपके इस पे सदारती निज़ाम पे मैं सेनेटर साहब से माजरत, देखिए पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से वेस्ट के टारगेट पर है। क्या आप भूल गए कि 2004 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को टेलीविजन पर आकर माफी मांगनी पड़ी थी? वो क्यों हुआ था? बिकॉज इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। अभी भी अगर आप जो आखिरी लास्ट दिसंबर 2017 में तो न्यूक्लियर ट्रेड के हवाले से, यूएस के प्रोलिफरेशन के हवाले से देखे ना जी, फिर प्रेशर है ना कहीं वी आर बीइंग वॉच्ड, वी आर अंडर। अब अगर जब आप यूएस जो लास्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी दिसंबर 17 में थी, अभी तक जो बाइडेन ने इशू नहीं की, लेकिन जो ट्रंप, उसमें पाकिस्तान के बारे में दो कंसर्न है। एक पाकिस्तान में जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनकी सेफ्टी। तो ये एक मुस्तकिल टारगेट है। अब जब वज़ीर आज़म ये फरमाते हैं कि जी अगर कश्मीर पर सेटलमेंट होती है, आई हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज, ये लव सेटलमेंट के ऊपर भी उन्होंने इस तरह से बोला है सेटलमेंट होती है। जी मैं पढ़ देता हूं, द मोमेंट, मैं आपके नाजरीन के लिए ताकि उनको कोई इबाम न रहे, मैं फिर दोहरा देता हूं, द मोमेंट देयर इज अ सेटलमेंट ऑन कश्मीर वी विल नॉट नीड टू हैव दिस न्यूक्लियर डिटरेंट। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स। अब इशू ये है कि जब आप इस सेटलमेंट को, वो ये भी तो कहना चाह रहे हैं ना कि हम पीसफुल हैं, हमारा किसी के खिलाफ एग्रेसिव, हम पीसफुल हैं, लेकिन जब आप दुनिया को एक कंडीशन आपने लगाई, बता दी है, अब अगर कश्मीर पर सेटलमेंट होती है, जो कि अलग सब्जेक्ट है, जो हमारे सस्पेशन है वो अलग बात है, लेकिन फिर दुनिया आपको प्रेशराइज करेगी कि जनाब आपने तो कहा था कि आप ये करें। अब देखिए यूनिलैटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डिसआर्मामेंट को तो लफ्ज़ी इस्तेमाल नहीं हुआ ना, आप कह रहे हैं नहीं, मुझे आप बता दें, वी विल नॉट नीड टू हैव दिस न्यूक्लियर डिटरेंट का क्या मतलब है? इसका हमें जरूरत नहीं रहेगी, यही मतलब है। वही बदनसीब इंटरव्यू है। हाँ, ये वही साजिशी इंटरव्यू HBO वाला। अब इशू ये है कि हिंदुस्तान ने, देखिए हिंदुस्तान ने, सुनिए आप सदारती, मुझे प्लीज एक थॉट मुकम्मल करने दें। हिंदुस्तान ने आज तक अपनी तारीख में 1973 से लेकर अब तक एक दफा एक नरम लफ्ज नहीं बोला अपने डिटरेंट के बारे में कि जी ये होगा तो हम कम कर लेंगे, ये होगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे। बजट स्पीच करते हैं जी, बजट स्पीच करते हैं। उन्होंने पहला टेस्ट किया था 74 में, उन्होंने कहा था ये एक पीसफुल यूज के लिए हमने टेस्ट किया, पीसफुल यूज के लिए। लेकिन यूनिलैटरली ये ऑफर कर देना कि कश्मीर हल हो जाएगा तो हमें जरूरत नहीं रहेगी। मैं क्विकली आपको डॉक्टर बाबर अवान का जवाब सुना दूं सदारती निजाम के हवाले से। डॉक्टर बाबर अवान ने क्या कहा जवाब में, जब खाकान अब्बासी साहब ने इल्जाम लगाया सदारती निजाम का? वो कहते हैं सदारती निजाम लाना चाहते हैं, ये शोषा है। जब कुछ नहीं मिला बजट पे कहने के लिए तो शोषा छोड़ते हैं रोजाना एक। दूसरा शोषा ये छोड़ते हैं 18वीं तरमीम में आईनी तरमीम हो जाएगी। भाई उसके लिए आइन में लिखा हुआ है, आइन के आर्टिकल 238 और 239 के अंदर कि वो तरमीम नहीं हो सकती जब तक 2/3 मेजॉरिटी किसी के पास ना हो। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। यही क्या खुरम तसकी से क्यों शोशे छोड़ रहे हैं आप? जैसे रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं। ये कहते रहे शोशे। अभी जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है करंटली सेनेट के पास गई है, उसमें कम से कम 3 जगह पे, उसमें इनको 2/3 चाहिए। नहीं सुनिए ना, जहां आईनी तरमीम होनी चाहिए थी 51(5) को वायलेट किया। 51(5) क्या कहता है? नहीं, लेकिन वो 2/3 तो नहीं चाहिए ना इनको, चाहिए ना जी। जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं वो, इनके जो लॉ है इनका, वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ वोटर्स की तादाद पर होंगी, पॉपुलेशन। अब 51(5) कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉपुलेशन की बुनियाद पर होंगी। तो इन्होंने जस्ट रोल्ड ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कह रहे हैं कि वोटर की बुनियाद पे होंगे? नहीं, जो वोटरों की तादाद है उसकी बुनियाद पे, उससे बहुत बड़े चेंजेस आएंगे पंजाब में, केपी में। दूसरा तो वोटर ने डालना है ना। नहीं, छोटे बच्चों को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन इज द डिटर्मिनिंग क्राइटेरिया आइन के मुताबिक। वही सर, इन्होंने रोल ओवर किया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की पावर्स जो हैं अब 222, जवाब तो मुझे ये माशाल्लाह लॉयर हैं, ये जानते हैं 222 बड़ा क्लियर है।
उसमें फॉरबिड है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी नहीं करेगी जो इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी अथॉरिटी को कम करे। इन्होंने कर दिया है जो ऐसी चीजें जो लिस्टें जो उठा के, तो ये इश्यूज ये है कि ये हमारी आंखों के सामने इलेक्शन एक्ट में ये कर चुके हैं, तो आइन के ऊपर जस्ट रोल ओवर। शक है कि चूंकि आप स्टीम रोल करते हैं, चीजों को धक्का मार के कर देते हैं, ये भी कर गुजरेंगे आप। अच्छा जी, मेरी यार सुन ले पहले तो प्रेसिडेंशियल वाली बात के ऊपर, ये बिल्कुल बाबर रहमान साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया शोशा, ये बिल्कुल ठीक है कि चलें 18वीं तरमीम के लिए उसमें कुछ चेंज करने के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो वैसे नहीं है। लेकिन एक सदारती निज़ाम, ये आइन पार्लिमानी है, ये इसके कैरेक्टर को 3-4 बड़े सुप्रीम कोर्ट के केसेस में वाजे कर दिया गया कि पाकिस्तान के इस आइन के बेसिक फीचर्स क्या हैं, बेसिक सेलियन फीचर्स, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस्लामिक प्रोविजंस, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी वगैरह वगैरह। तो एक सदारती निज़ाम लाने का एक आइनी तरमीम करने से भी ज़्यादा मुश्किल सिस्टम है। वो क्या है कि जी एक पाकिस्तान को सदारती निज़ाम सिर्फ एक नया आइन दे सकता है और उसके लिए आपको एक नई दस्तूर साज असेंबली का इलेक्शन कराना ज़रूरी है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली हो ही नहीं सकता। तो ये उसके बगैर नामुमकिन। मैं आपको एज अ लॉयर एक व्यू दे रहा हूँ। नहीं, वैसे अगर हम बनाना चाहे पाकिस्तान को प्रेसिडेंशियल तो बना ही नहीं सकते। नहीं, ऑफ कोर्स बना सकते। कैसे बनाएंगे? मैंने अर्ज कर दिया कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन किया जाए कि अवाम जो वोट देने जा रही हो उसको इस बात से आगाह हो कि हम जिन मेंबर्स को वोट देने जा रहे हैं वो हमें एक नया दस्तूर देंगे, ठीक है, जो कि 1946 की असेंबली। देखिए जी, ये तो ये तरीका है, आप ये तरीका और फिर आप नया आइन दे सकते हैं एक मुल्क को। अब 73 की असेंबली भी 70 के इलेक्शन में जो इलेक्ट हुई उसको समझा गया कि वो एक दस्तूर साज असेंबली है, वो नया आइन देगी। अच्छा, अब ब्रेक लेनी है मुझे। हाँ, इलेक्शन कमीशन वाली बात फिर बाद में बात कर लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसको आगे बढ़ाते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब आखिरी पार्ट है हमारा और बड़ी तेज़ हमारे पास बहुत सी डिस्कशन है। हुकूमत ने ये फैसला किया कि वो अपनी सड़कों को, मोटरवेज़ को, M1 जो पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान में है, M3 जो पिंडी भटिया की तरफ है और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को हुकूमत ने गिरवी रखने का फैसला किया 1.8 खरब के कर्जे लेने के लिए। मरियम नवाज साहिबा ने इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सुनिए वो क्या कहती हैं। जब आप पाकिस्तान की तरक्की में एक ईंट का इजाफा नहीं कर सके तो आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज़ को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को, जो कि कौम की अमानत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें? कौन आज आपके अताब से बचा है? क्या आपने कौम के लिए छोड़ा है? गरीब की रोटी से लेकर, उनके मंसूबों से लेकर, उनके चैन और सुकून से लेकर, कश्मीर से लेकर, क्या चीज़ आपके नाअहली, नालायकी और मुजरिमाना गफलत से बची है? ये सेनेटर साहब जी कुछ थोड़ा हमें समझा सकते हैं कि सड़कों को गिरवी रखने की आपको क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए जी, सुकूक बॉन्ड्स जो है ना, ये दोनों अदवार में जारी हुए हैं। अच्छा। इनके PMLN के भी और साहब साहब ने भी रखे थे, PMLN के दौर में भी और PPP के दौर में भी सुकूक बॉन्ड्स जो है वो जारी हुए हैं। सड़कों को भी गिरवी रखते हैं? बिल्कुल जी, सड़कों को भी इस तरह। उसमें एक्चुअली उस तरह कन्वेंशनल तरीका नहीं होता, इट्स सूद से पाक। वो मतलब है क्या इसका? इसका ये एक कंपनी जो होती है वो बनती है जिसका मखसूस असासा होता है और वही कंपनी जो है उसमें जो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं वो जो उसको लेंडर जो उसके होते हैं। अच्छा। और मखसूस उसकी मुद्दत होती है, 3 साल में वो अदा हो जाता है। और ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है? नहीं, कोई इतना सीरियस इशू नहीं है। और ये कन्वेंशनली और ये नहीं, और ये सारे करते रहे हैं। ये उसका ये इसकी स्ट्रक्चरिंग सीरियस इशू ये है कि जिस बात इनके हमारे ऊपर ये गंद फेंकते रहे हैं वही गंद उठाकर मुंह में डाल रहे हैं। जब आपने PTV को किया था, मेरा ख्याल है ये इनकार नहीं करे कि इन्होंने भी ये किया। मैं ये कह रहा हूं सुकूक बॉन्ड इस तरह सिक्योर होते हैं। मैं सिंपल बात है, ये आप भी करते रहे। इनका फिस्कल ब्लैक होल दोनों गवर्नमेंट्स करती है, बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। मरियम नवाज इसको क्यों क्रिटिसाइज करें? अगर उनकी अपनी गवर्नमेंट करती रही है उनके वाले साहब की, तो फिर एतराज क्या? दिलचस्प ये है कि जिस चीज को ये सुकूक में गारंटी कर सकते हैं वो नवाज शरीफ की हाथों की बनाई हुई है। ये है, इनकार नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि मोटरवे हमने बनाई थी इसलिए उसको सुकूक में न डालें। नहीं, हम इसको कह रहे हैं कि इमरान खान के कह जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं कर्जा नहीं लूंगा। पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें जिन्होंने जितने कर्जे लिए उसका 56% ये 3 सालों में ले चुके हैं। ठीक है जी, यानी अब कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि हमने 10,600 अरब का कर्जा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, टेक्निकल बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। ठीक है जी, हमने जनाब मोटरवेज बना दी, हमने ट्रांसमिशन लाइंस डाल दी, हमने बंदरगाहें बना दी, हमने जो है वो बिजली बनाने के कारखाने बना दिए, हमने K2 का न्यूक्लियर प्लांट शुरू कर दिया, हमने खिच्ची कनाल बना दिया, हमने लवारी टनल बना दी।
इन्होंने 13,000 से जायद अरब कर्जे ले चुके हैं और दिखाने को कुछ नहीं। अभी भी कहते हैं कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, 252 बिलियन के आएंगे, इस साल जीरो था। किस चीज को प्राइवेटाइज करने लगे हैं? हमारे बनाए हुए RLNG प्लांट्स को कि हम प्राइवेटाइज करेंगे। एक चीज तो जो इनका जो सकूक बॉन्ड सब हुकूमतें इशू करती रही हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहब और वो यही कोलैटरल देती रही हैं। ये पहली दफा करने लगे हैं, यानी कोई नई चीज नहीं है, ये एक फाइनेंशियल मॉडल है, लोगों को समझ आ जाए। फाइनेंशियल मॉडल ये है कि पाकिस्तान में एक फिस्कल ब्लैक होल है जिसमें ये सकूक भी डाल दें, ये कहें इन्होंने जो गलती की 13.25% रेट रेज करके और उसके ऊपर डेट को लॉक करके, जिसका अभी तक पाकिस्तान को 700 अरब नुकसान हो चुका है, ये फिस्कल होल जा रहा है। बिकॉज इस दफा भी इनकी रिलायंस क्या है? इनकी रिलायंस है सेल्स टैक्स के ऊपर कि जी चीनी की कीमत भी बढ़ेगी, जो है आटे की कीमत भी बढ़ेगी, खल बनोला की कीमत भी बढ़ेगी, कॉटन की कीमत भी बढ़ेगी। आपने हर किस्म के हर चीज पे टैक्स लगा दिया। नहीं, टैक्स क्या किया इन्होंने? जिसके ऊपर 2% टैक्स था उसको 17 कर दिया, जिस पे 5 था उसको भी 17 कर दिया, जिस पे 10 था उसको भी 383 बिलियन के नए टैक्सेस इन्होंने लगाए हैं। उसके बाद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इन्होंने कहा जी हम 160 बिलियन मजीद रेज करेंगे। भाई आप 30 रुपए फी लीटर बढ़ाएंगे तो आपको 160 बिलियन मिलेंगे ना। इसी तरह GIDC में इन्होंने कहा जी हम 160 अरब मजीद रेज करेंगे। भाई 160 अरब रेज करने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के जो कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्री है, ऑलरेडी आप देखें कराची में आज CNG बंद है। कराची में सुई सदर ने कह दिया कि जनाब हम इंडस्ट्री को गैस नहीं दे सकते। ये क्यों होता है? बिकॉज गवर्नमेंट नालायक है। फिस्कल इश्यूज का हल निकल सकता है, आप सकूक बॉन्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट की जो बॉटमलेस इनकॉम्पिटेंस है उसका इलाज किसी के पास। सर वली साहब, एक अजीबोगरीब किस्म की रिजीम चेंज करने की FBR ने प्रपोजल डाली हुई है, जिससे आपकी तमाम हाउसिंग जो बुनंजा है, जो आपकी इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसकी वजह से सरिया बिक रहा है, सीमेंट बिक रहा है, ब्रिक बिक रही है, मटेरियल बिक रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, 40-50 इंडस्ट्री चल रही है, वहां से बहुत। और एक बात कहना जरूरी है इसमें, देखिए किस बुनियाद पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो एमनेस्टी जो हम दें तो इमरान खान साहब कहते थे पाकिस्तान के ईमानदार लोगों पर तमांचा है, ठीक है, ये डाकुओं के लिए। हाँ। अब ये एमनेस्टी अब इन्होंने एक्सटेंड करी जा रहे हैं बिकॉज अच्छा एमनेस्टी तो चले, वो एक अलग है, वो गलत है सब्जेक्ट। ये वही बात है कि जिस चीज के ऊपर हमें क्रिटिसाइज करते थे अब खुद उसे हप अप। कैपिटल गेन टैक्स की शरह में आप इजाफा कर लें, 5 के बजाय 7.5 कर दें, 7.5 के बजाय 10 कर दें, लेकिन एक अजीबोगरीब बेतुक्का इंतहाई बेवकूफाना प्रपोजल जो है वो बजट में डाल दिया FBR ने साजिश करके। और आपकी गवर्नमेंट में किसी को नहीं पता कि कैपिटल गेन्स टैक्स को नॉर्मल रेगुलर इनकम का हिस्सा बना के उसको 35% के ऊपर टैक्स लगाने लगे हैं। इससे तो सारी हाउसिंग मार्केट बैठ जाएगी जो इस वक्त धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन हो रही। मैं इसका जवाब जरूर दूंगा जी, उससे पहले मैं एक जवाब देना चाहता हूं कि जी हम ये कर्जे जो इतने सारे लिए हैं जी, हाँ। मैं ये बता दूं, ये इन्होंने असेंबली में भी सवाल उठाया था, उमर अयूब ने इनको जवाब दिया था, मैंने आज सेनेट में भी ये बात की है। हाँ। हम जितने कर्जे ले रहे हैं उसका 90% जो है इनके लिए हुए कर्जों को उतारने में निकल रहा है, तो ये उसका जवाब है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है, 90% ऑफ द बोरोइंग्स गो इन सर्विसिंग ओल्ड डेट। ये पहला। दूसरा 17% पेट्रोलियम पे हमने 17% सेल्स टैक्स लगाया, इनके टाइम में 51% सेल्स टैक्स। मैंने इसलिए कहा कि दुनिया में सबसे कम कीमत जाहिलियत का इलाज मेरे पास नहीं है। ये डेट के नंबर्स नेट होते हैं, जो आपने वापस कर दिया उसके बाद जो बचा है ये 13,000 बिलियन है जिसका आपने जवाब देना है। वो जो आपने वापस किया वो अपनी जगह पे है, ये नेट नंबर्स होते हैं। ये जाहिलों को, चलें सेनेटर साहब एक्सेप्टेड, PTI जाहिल लोग सारे बैठे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि ये नेट नंबर्स है। खुदा के लिए मैं फिर आपके नाजरीन को समझाना चाहता हूं कि ये कर्जे सारे वापस करके जो एक्स्ट्रा डेट रेज हुआ है वो PTI ने 13,000 अरब इस 3 सालों में लिया है, जो पाकिस्तान की पिछली तमाम गवर्नमेंट का 60%। PTI जाहिल है या नहीं, लेकिन ये कि मिनिस्टर्स को और कैबिनेट के लोगों को, PTI के की लोगों को ये पता ही ना हो कि FBR टैक्स रेजिम को कैसे कैसे तब्दील कर रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात है। कल उमर अयूब साहब आए हुए थे, उनको भी नहीं पता था। फिर एक मिनिस्ट्री फाइनेंस के बड़े सीनियर बंदे ने वादा किया, हमने प्रोग्राम के बाद बात करी, उन्होंने कहा हम इसको देखेंगे। आज सारा दिन एसोसिएशन बैठी रही है, 4 घंटे उनके दफ्तर के बाहर आपको उनके पास दी हो, उन्होंने शायद ऐसा ना हो। 3 घंटे मुझे उन्होंने कहा कि जी 3 घंटे से बैठे। फिर एक अलग प्रोग्राम करते हैं, कल मैं पढ़ के आता हूँ सारा कुछ, अगर आप जो बता रहे हैं ऐसी बात है तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, हाँ जी। और ये जो बाकी सारी चीजें हैं ये आप नहीं, और जाहिल कौन है और कौन गवर्नेंस जानता है कौन नहीं जानता, ये 2023 में पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें। इनके कहने से नहीं हो जाएगा। इनके बुज़रा इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। डेट नंबर्स रिलीज बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आर नेट नंबर्स। जो आपने पिछला वापस करके जो आपने एक्स्ट्रा लिया है वो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में आता है। मैं बता दूं,
सेंट्रल गवर्नमेंट डेट 13,000 अरब रेज हुआ है, और जो इमरान खान का फेवरेट सब्जेक्ट था 30,000 अरब, उसके ऊपर ये 16,000 अरब टोटल सैटेलाइट। इट्स एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन, थैंक यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डिबेट थी, बड़ी सब्सटैंटिव डिबेट थी खुर्रम दस्तगीर साहब के दरमियान और सेनेटर वलीद इकबाल के साथ। अगर वक्त होता तो जारी रखते, लेकिन आज इतना ही। सारी डिबेट आपके सामने, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।